कार को सही होने में काफी देर लग गई और कार सही होते ही हम निकल गए थे। बस यहाँ पहुंचने में थोड़ी देर हो गई। पर आप अभी तक सोई क्यों नहीं? रोशनी ने अपनी माँ से कहा। कैसे सोती? तुझे आने में इतनी देर हो गई तो मुझे क्या नींद आती क्या? छोड़, चल जा कमरे में जाकर आराम कर ले। अनिका भी कब से तेरे बारे में पूछ रही थी, तेरा इंतजार कर रही होगी। हाँ, मैं जा रही हूँ। अब आप भी जाकर सो जाए। रोशनी रूम की तरफ जाने लगी और सोचने लगी। अनिका दी ने मुझसे पूछा तो मैं उनको क्या जवाब दूंगी? उनको सच भी तो नहीं बता सकती, पर वो मेरा ही इंतजार कर रही होंगी। कुछ सोच रोशनी, क्या कहेगी तू अनिका दीदी से? रोशनी जैसे ही अनिका के रूम में पहुंची, अनिका वहां उसका वेट कर रही थी। रूम का दरवाजा खुलते ही अनिका ने रोशनी को देखा और भागती हुई उसके पास आकर बोली, आ गई तू, इतनी देर लगा दी तुमने। इधर बैठ और बता कैसी रही लंच डेट? रोशनी सिर झुकाते हुए और नजरें चुराते हुए बोली, अच्छी रही। आप अभी तक सोई नहीं? आप इतनी देर तक मत जागिए। जितना ज्यादा सोएंगी शादी पर उतना अच्छा ग्लो आएगा। चलिए अब बात बंद कीजिए और सो जाए। अनिका ने कहा। अरे क्या सो जाए? पहले ये तो बता ऋषि ने तुझसे क्या बात करने के लिए बुलाया था? रोशनी घबराते हुए बोली, ऐसा कुछ खास नहीं, कल बताती हूँ, अभी आप सो जाए। नहीं, तू मुझे अभी बता, ऐसी कौन सी बात थी जिसके लिए वो तुझे लंच पर ले जाने के लिए मांग गया? अनिका ने जिज्ञासा से पूछा। रोशनी मन ही मन सोचने लगी, ये तो सब बात उगलवा के रहेंगी, मैं क्या कहूँ इनसे, कुछ न कुछ तो बताना ही पड़ेगा। हाँ, यही बता देती हूँ। फिर बोली, दी, वो ऋषि ने हम दोनों की शादी के बारे में बात करने के लिए बुलाया था। उसने कहा कि हम दोनों को एक दूसरे को एक मौका देना चाहिए। अनिका ने उत्साह से कहा, मतलब अब तुम दोनों अपनी मर्जी से एक दूसरे से शादी करना चाहते हो? रोशनी बोली, हम दोनों एक दूसरे को मौका तो देंगे। हो सकता है शादी के बाद हमारे बीच के मनमुटाव मिट जाएं। शुक्र है भगवान का कि अब तुम दोनों अपनी मर्जी से शादी करोगे, ऐसे जोर जबरदस्ती से नहीं। देखना रोशनी, तू बहुत जल्द ऋषि के प्यार में पड़ जाएगी, क्योंकि ऋषि बहुत अच्छा लड़का है। और वो भी देखना तुझसे कभी न कभी जरूर प्यार करने लगेगा, क्योंकि तू बहुत प्यारी है। तुम दोनों एक दूसरे से प्यार किए बिना रह ही नहीं पाओगे। अनिका की बात सुनकर रोशनी मन ही मन सोचने लगी, ऐसा कभी नहीं होगा दी, हमारी शादी सिर्फ नाम की शादी होगी। हम कभी एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम कभी एक दूसरे से प्यार नहीं कर सकते। सॉरी दी, मैंने आपसे झूठ बोला, पर यही सच है। अनिका ने उसे कुछ सोचते हुए देखकर कहा। क्या हुआ? क्या सोचने लग गई? अभी से ऋषि के ख्यालों में खो गई क्या? चल अब सो जा, बहुत थक गई होगी आज तू, और वैसे भी कल तुझे बहुत काम करना है। तेरी अनिका दीदी की शादी है, मेरा सब कुछ तुझे ही संभालना है, समझी? रोशनी मुस्कुराते हुए बोली, क्यों नहीं संभालूंगी, आपकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है। जब तक मैं ये जिम्मेदारी दीप जीजू के हाथ में सौंप नहीं देती, तब तक मैं इसे ईमानदारी से निभाऊंगी। फिर जीजू के हवाले करने के बाद मैं आराम की नींद सोऊंगी। अभी आप मेरी जिम्मेदारी हैं। ऐसा कहकर रोशनी हंसने लगी। अनिका बोली, चल अब सो जा, हो गया बस तेरा। वहीं ऋषि बालकनी में खड़ा होकर रोशनी के बारे में सोच रहा था। वो मन ही मन कह रहा था, जैसे मैंने सोचा है शादी के बाद वैसा होगा भी। क्या ये शादी हमेशा एक नाम की शादी बनकर रह जाएगी? तभी पीछे से दीप ने ऋषि के कंधे पर हाथ रखा और कहा, ऋषि, खड़े खड़े क्या सोच रहा है? और तू कब आया? मेरी तो आंख लग गई थी, मुझे पता ही नहीं चला तू कब आया। और कैसा रहा सब? तूने क्या सोचा कि तू और रोशनी एक दूसरे को एक मौका दोगे ना? ऋषि ने कहा, मैंने इस बारे में सोच लिया है, मैं रोशनी को एक मौका जरूर दूंगा। दीप खुशी से बोला, सच? ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। यानी अब तुम दोनों अपनी मर्जी से शादी करोगे। तूने बहुत अच्छा फैसला लिया है। देखना एक दिन तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगोगे। ऋषि ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, चल तू जा, सो जा। तू डिस्टर्ब हो गया, अब मैं भी सोता हूँ। अगले दिन सुबह दोनों घरों में शादी की तैयारी जोरों शोरों से चल रही थी। सभी लोग शादी की भाग दौड़ में लगे हुए थे। आज संगीत का दिन था। संगीत का टाइम शाम के 6 बजे से था। अनिका और रोशनी अपने रूम में थी। अनिका घबराते हुए बोली, रोशनी, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, कहीं मैं डांस करते वक्त अपने स्टेप्स भूल गई तो? रोशनी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे दी, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप चिंता क्यों कर रही हैं? आप अभी थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिए ना। जो स्टेप्स आपके हैं उनकी प्रैक्टिस तो कर ही सकती है ना।
और आप चिंता क्यों करती हैं, मैं आपके लिए दीप जीजू बन जाती हूँ। आप मुझे दीप जीजू समझकर ही डांस कर लीजिए ना। अनिका ने कहा, अभी तो मैं कर लूंगी, पर अगर इतने सारे लोगों को देखकर घबराहट में स्टेप भूल गई तो। रोशनी ने अनिका की परेशानी दूर करने की कोशिश करते हुए कहा, तो आप उन सब लोगों को देखना ही मत। बस दीप जीजू की आंखों में देखिए, आपकी सारी घबराहट छूमंतर हो जाएगी। अनिका मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू रोशनी, तू मेरी हर प्रॉब्लम का 1 मिनट में सॉल्यूशन कर देती है। अगर तू शादी में ना आई होती ना, तो न जाने मैं क्या करती। रोशनी ने प्यार से कहा, चलिए अब आप आराम कर लीजिए, मैं नीचे से आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। फिर कुछ देर में आपकी पार्लर वाली भी आती होगी आपको संगीत के लिए रेडी करने। ऐसा कहते हुए रोशनी नीचे अनिका के लिए खाना लेने चली जाती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। वहीं दूसरी हवेली में, जहां दीप के परिवार वाले रुके थे, वहां भी संगीत की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। दीप और ऋषि अपने रूम में थे। दीप ऋषि को अपना संगीत का आउटफिट दिखा रहा था, जो अभी अभी टेलर से आया था। लेकिन ऋषि अपने लैपटॉप में काम में लगा हुआ था। दीप बोला, यार मैं तुझे अपना आउटफिट दिखा रहा हूं और तू काम में लगा है। आज के लिए तो काम छोड़ दे। तू मेरी शादी में आया है या ऑफिस करने? ऋषि बस हाँ में जवाब दे रहा था। दीप गुस्से से बोला, तू सुन भी रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ऋषि ने लैपटॉप बंद करके कहा, हाँ अब बोल क्या हुआ? दीप ने कहा, अब तू तब तक कोई काम नहीं करेगा जब तक कि मेरी शादी नहीं हो जाती, समझा? ऋषि मुस्कुराया, ठीक है, नहीं करूंगा। पर मैं करूं क्या? संगीत तेरा है, तैयारी तुझे करनी है। मैं फालतू बैठ भी तो नहीं सकता ना। दीप ने कहा, अच्छा चल तू बता, तू क्या पहनने वाला है? आज कुछ ऐसा पहनियो कि रोशनी तुझे देखती ही रह जाए, उसकी नजरें ना हटे। ऋषि ने चिढ़ते हुए कहा, तू फिर शुरू हो गया, इसलिए मैं काम में लगा रहता हूँ। तभी रूम में दीप की माँ आई और बोली, दीप बेटा अभी तक मिठाई के डब्बे नहीं आए, तुम मिठाई वाले को फोन करो। दीप बोला, क्या अभी तक नहीं आए? पर मैंने तो बोला था टाइम से पहुंचाने को। मैं अभी कॉल करता हूँ। उसने मिठाई वाले को कॉल किया, भैया आपने अभी तक मिठाई के डब्बे नहीं पहुंचाए। मिठाई वाला बोला, साहब हमारा डिलीवरी बॉय छुट्टी पर है तो आपको खुद आकर लेने होंगे। दीप बोला, क्या पहले बता सकते थे ना? अब हमारे यहाँ से कौन जाएगा मिठाई लेने? तभी ऋषि बोला, तू चिंता मत कर, मैं चला जाता हूँ मिठाई के डब्बे लेने। दीप ने कहा, सच? थैंक यू यार। और फोन पर मिठाई वाले से बोला, भैया मैं किसी को भेज देता हूँ, आप रेडी रखिए। दीप की माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू बेटा। ऋषि ने कहा, कोई बात नहीं आंटी, मेरे दोस्त की शादी है, थोड़ी बहुत हेल्प तो बनती है। दीप तू एड्रेस भेज दे, मैं निकलता हूँ। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। वहीं दूसरी तरफ अनिका अचानक खड़ी हो गई और बोली, ओ माय गॉड रोशनी, मैं एक चीज तो भूल ही गई। रोशनी ने पूछा, क्या हुआ दी, अब क्या भूल गई आप? अनिका ने कहा, मैंने एंट्री के लिए एक दुपट्टा सिलवाया था जिस पर दीप का नाम लिखा था। वो मैंने किसी और टेलर के पास दिया था और लाना ही भूल गई। ना जाने उसने किया भी होगा या नहीं। रोशनी बोली, आप चिंता मत कीजिए दी, आप उस टेलर को कॉल कीजिए और पूछ लीजिए कि दुपट्टा रेडी है या नहीं। अगर है तो मैं जाकर ले आती हूँ। अनिका ने कॉल किया और टेलर ने बताया, हाँ मैडम आपका दुपट्टा तैयार है, आप आकर ले जाइए। अनिका ने कहा, थैंक यू भैया, मैं किसी को भेजती हूँ लेने के लिए। फिर बोली, रोशनी दुपट्टा तो रेडी है, पर तू जाएगी किसके साथ? दुकान तो काफी दूर है। रोशनी ने कहा, दी आप चिंता ना करें, चली जाऊंगी, 1-2 घंटे में लौट आऊंगी, आप बस एड्रेस भेज दीजिए। थैंक यू सो मच रोशनी, मैं एड्रेस सेंड करती हूँ, तू निकल। ओके दी। ऐसा कहते हुए रोशनी वहां से निकल गई। नीचे पार्किंग एरिया में उसे ऋषि मिल गया। उसे जल्दी जल्दी जाते देख ऋषि ने गाड़ी रोक ली। कहाँ जा रही हो? रोशनी बोली, कुछ काम से जा रही हूँ। और आगे बढ़ गई। ऋषि ने गाड़ी आगे ले जाकर कहा, चलो बैठो, मैं भी बाहर जा रहा हूँ, छोड़ देता हूँ। रोशनी ने कहा, कोई जरूरत नहीं, मैं चली जाऊंगी, तुम अपना काम करो। अरे मैं कह रहा हूँ ना, छोड़ देता हूँ, इसमें प्रॉब्लम क्या है? रोशनी बोली, अब मुझे तुम्हारी गाड़ी पर भरोसा नहीं, ये कभी भी धोखा दे देती है। ऐसा ना हो जिस काम के लिए जा रही हूँ वो रह ही जाए। ऋषि ने कहा, एक बार खराब हुई तो क्या बार बार होगी, बैठो, छोड़ देता हूँ। और कोई बकवास मत करो प्लीज। अरे जबरदस्ती है क्या? मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ।
अच्छा, फिर किससे जाओगी? पैदल? नहीं, रिक्शे से। टेलर की दुकान थोड़ी ही दूर है। अब खुश? ऋषि मुस्कुराया। जानकारी के लिए बता दूं, आज सारे रिक्शे वालों की हड़ताल है। फिर तो पैदल ही जाना पड़ेगा। संगीत खत्म होने तक तो पहुंच ही जाओगी। ठीक है ना? रोशनी झुंझला गई। अब क्या करूं? चलूं इस खड़ूस के साथ ही? जैसे ही ऋषि जाने लगा, रोशनी ने पुकारा, अच्छा सुनो सुनो, चलो ठीक है, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। तुम इतना फोर्स कर रहे हो तभी जा रही हूँ, वरना पैदल भी चली जाती। ऋषि बोला, कोई बात नहीं, मैं फोर्स नहीं करता। तुम पैदल ही जाओ, चलता हूँ मैं। अरे अरे, रुको। अभी तो फोर्स कर रहे थे, अब मैं खुद बोल रही हूँ तो छोड़कर जा रहे हो। अब तुमने फोर्स किया है तो मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। ऐसा कहते हुए रोशनी फटाफट गाड़ी में बैठ गई। उसकी ये क्यूट हरकत देखकर ऋषि के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो मन में सोचने लगा, ये लड़की भी ना। रास्ते में ऋषि ने पूछा, वैसे तुम्हें जाना कहाँ है? दीदी का दुपट्टा लेने, जिस पर दीप जीजू का नाम लिखा है। एड्रेस है? हाँ, दी ने भेज दिया है। ठीक है, पहले टेलर के पास चलते हैं, फिर बाद में मिठाई के डब्बे उठा लूंगा। दोनों टेलर के पास पहुंचे। रोशनी ने दुपट्टा लिया और गाड़ी में बैठ गई। फिर वे मिठाइयों की दुकान की ओर निकल गए। दुकान पर पहुंचकर ऋषि ने कहा, तुम गाड़ी में ही बैठो, मैं डब्बे लेकर आता हूँ। ठीक है, रोशनी ने कहा। काफी देर हो गई। ऋषि अंदर था और रोशनी बैठे बैठे बोर हो रही थी। तभी उसे सामने एक छोटा सा प्यारा पप्पी दिखा। वह मुस्कुराई, कितना क्यूट है। ऐसा कहते हुए रोशनी गाड़ी से उतरी और उस पप्पी के साथ खेलने चली गई। पप्पी को खिलाते खिलाते रोशनी कार से थोड़ा दूर चली गई थी। जब ऋषि आया और गाड़ी में मिठाई के डब्बों को गाड़ी की डिक्की में रखवाकर जब गाड़ी के अंदर बैठने लगा, तो वहां रोशनी नहीं थी। रोशनी को कार में न देखकर ऋषि सोचने लगा कि रोशनी आखिर गई किधर होगी। ऋषि गाड़ी से बाहर निकलकर इधर उधर देखने लगा। जब दूर दूर तक उसे रोशनी नजर नहीं आई, तो उसने रोशनी के नंबर पर कॉल भी किया। रोशनी के फोन की रिंग गाड़ी के अंदर से सुनाई दी। ऋषि ने गाड़ी के अंदर देखा तो रोशनी अपना फोन गाड़ी के अंदर ही भूल गई थी, जिसे देखकर ऋषि को थोड़ा गुस्सा आया। वो मन ही मन बड़बड़ाने लगा, ना जाने लड़की किधर चली गई। इसको बोला भी था कि गाड़ी में ही बैठे। अब कहाँ ढूंढूं इसे? फोन भी अपना गाड़ी में छोड़कर गई है। ऋषि गाड़ी को लॉक करके रोशनी को थोड़ा आगे ढूंढने निकल गया। थोड़ा आगे जाने के बाद ऋषि को रोशनी दिखी, जो पप्पी के साथ खेल रही थी। पप्पी के साथ खेलती हुई रोशनी बहुत क्यूट लग रही थी, जिसे देखकर ऋषि बस उसकी क्यूटनेस को देखता ही रह गया। रोशनी को देखकर ऋषि के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। उसे रोशनी पर जो गुस्सा आ रहा था, उस वक्त वो गुस्सा भी भूल गया। तभी ऋषि ख्यालों से बाहर आया और रोशनी के पास जाकर गुस्से में बोला, मैंने तुम्हें मना किया था कि गाड़ी से कहीं मत जाना। ऋषि की आवाज सुनकर रोशनी ने ऋषि को देखा। ऋषि ने रोशनी से कहा, वहां मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूं, और तुम यहाँ इस पप्पी के साथ खेल रही हो। और तो और, अपना फोन भी तुम गाड़ी में छोड़कर आ गई हो। पता है, मैं कितना डर गया था। रोशनी चुपचाप खड़ी खड़ी ऋषि की बातें सुन रही थी। डर के मारे उसने अपने मुंह से शब्द तक नहीं निकाला। डरते डरते रोशनी ने ऋषि से कहा, तुम डर क्यों गए थे? रोशनी के इस सवाल को सुनकर ऋषि का गुस्सा एकदम से गायब हो गया और झिझकते हुए बोला, वो डर तो जाऊंगा ही ना। तुम मेरे साथ आए हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं तुम्हारे घर वालों को क्या जवाब देता? वो तो मुझे ही पूछते ना। अब चलो यहाँ से जल्दी। ऐसा कहते हुए ऋषि गाड़ी की ओर चल दिया और रोशनी डरते हुए ऋषि के पीछे पीछे चलने लगी। दोनों गाड़ी में बैठकर घर की ओर निकल गए। गाड़ी में एकदम शांति थी। रोशनी भी कुछ नहीं बोली, इसी डर से कि कहीं फिर से ऋषि उस पर गुस्सा न कर दे। घर पहुंचकर दोनों गाड़ी से उतरते हैं। रोशनी फटाफट गाड़ी से उतरकर घर की ओर जाने लगती है। तभी ऋषि पीछे से आवाज देकर कहता है, कहाँ जा रही हो? दुपट्टा लेकर नहीं जाना क्या? रोशनी अपने सिर पर हाथ मारकर और दांतों तले जीभ दबाकर गाड़ी की तरफ लौटती है। दुपट्टा लेकर जल्दी से वहां से निकल जाती है। दीप रोशनी को कार से निकलता देख लेता है और ऋषि के पास जाकर कहता है, रोशनी और तू एक साथ गए थे क्या? ऋषि ने कहा, मैं निकल ही रहा था, इसको भी मार्केट जाना था, तो मैंने कहा कि मैं छोड़ देता हूँ। दीप छेड़ते हुए बोला, अब तो तू कोई मौका नहीं छोड़ता रोशनी के साथ टाइम बिताने का। अब तो तुझे बस बहाना चाहिए कि कैसे उसके साथ टाइम स्पेंड कर सके। ऋषि ने कहा, फिर शुरू हो गई तेरी बकवास। ऐसा कुछ नहीं है, मैं निकल ही रहा था तो सोचा छोड़ देता हूँ। दीप हंसते हुए बोला, अच्छा चल, ये बता, मिठाई के डब्बे ले आया? ऋषि ने कहा, हाँ, सारे डब्बे डिक्की में रखे हैं, उठवा ले।
दीप बोला, ठीक है, मैं अभी निकलवा लेता हूँ। दीप ने नौकर को बुलाकर डब्बे उतरवाए। फिर दोनों हवेली के अंदर गए। अंदर पहुंचते ही दीप की माँ बोली, बेटा, संगीत का टाइम होने वाला है, तुम दोनों जल्दी से रेडी हो जाओ। दीप ने कहा, हाँ माँ, हमारे पास अभी बहुत टाइम है, हमें कौन सा टाइम लगता है, आप सब पहले तैयार हो जाए, आप लेडीज को ही सबसे ज्यादा टाइम लगता है, हमें तो 2 मिनट लगेंगे, क्यों ऋषि? ऋषि मुस्कुरा दिया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। वहीं दूसरी तरफ अनिका कब से अपने रूम में रोशनी का इंतजार कर रही थी। जैसे ही रोशनी आई, अनिका ने पूछा, दुपट्टा ले आई? रोशनी ने कहा, ऐसे कैसे नहीं लाती, मेरी दी का काम था तो पूरा तो करना ही था। दोनों हंसने लगी। अनिका ने पूछा, पर मुझे अभी अभी पता चला कि सभी रिक्शा वालों की हड़ताल है। तो तू गई कैसे? पैदल गई थी क्या, और इतनी जल्दी आ भी गई? रोशनी बोली, अरे रास्ते में मुझे ऋषि मिल गया था, उसने कहा कि वो भी मार्केट जा रहा है तो मैं उसी से चली गई, अगर रिक्शा वालों की हड़ताल न होती तो बिल्कुल न जाती। अनिका चिढ़ाते हुए बोली, ओहो, मौके पर चौका, ओहो, आप फिर शुरू हो गई। मैं जा रही हूँ, रोशनी ने इरिटेट होकर कहा। अनिका ने रोका, अच्छा सॉरी, चल जल्दी से संगीत के लिए रेडी हो लेते हैं, मेकअप आर्टिस्ट नीचे बैठी है, मैं उससे बुला लाती हूँ। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। संगीत की शाम। एक बहुत बड़ा होटल जहां संगीत का फंक्शन रखा गया था। होटल की सजावट चार चांद लगा रही थी। दीप और अनिका के घर वाले मौजूद थे। ऋषि और दीप भी वहां थे। दीप ने ब्लैक कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था और ऋषि ने ब्लैक शिमर वाला कुर्ता, दोनों बेहद हैंडसम लग रहे थे। सभी लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे। कुछ मेहमान खाने की काउंटर पर तो कुछ बातचीत में व्यस्त थे। सभी अनिका का इंतजार कर रहे थे। दीप की मां बोली, भाभी जी, अभी तक अनिका क्यों नहीं आई? सभी मेहमान इंतजार कर रहे हैं। अनिका की मां ने कहा, बस रेडी हो रही है, आती ही होगी। तभी खबर आती है कि अनिका आ चुकी है। वह हल्के गुलाबी गाउन में बेहद खूबसूरत लग रही थी। दीप की नजरें उस पर से हट नहीं रही थी, लेकिन ऋषि की निगाहें किसी और को ढूंढ रही थी, रोशनी को। और तभी रोशनी आती है, नीली साड़ी में, खुले बालों के साथ, इतनी सुंदर कि ऋषि की नजर वहीं थम गई। उसे कुछ और दिखाई ही नहीं दे रहा था। किसी का धक्का लगा तो वह ख्यालों से बाहर आया। अनिका और दीप स्टेज पर गए। रिंग सेरेमनी शुरू हुई। रोशनी रिंग लेकर स्टेज तक पहुंच आई। ऋषि की दादी मुस्कुराई, देख, कुछ ही समय में तेरी और रोशनी की भी ऐसी ही सेरेमनी होगी, मुझे उस दिन का इंतजार है। ऋषि चिढ़ते हुए बोला, मैं कहीं नहीं जा रहा दादी, वो भी तो आ सकती है, आप ही जाए। दादी बोली, तुझे तो हर बात पर बहस करनी है, चल मेरे साथ। और उसका हाथ पकड़कर रोशनी के पास ले गई। रोशनी मुस्कुराई, आप कैसी है दादी? दादी बोली, बहुत अच्छी हूँ बेटा, तू कितनी प्यारी लग रही है, मन कर रहा है तेरी नजर उतार लूं। ऋषि भले इग्नोर करने की एक्टिंग कर रहा था, पर उसकी नजरें उसी पर थी। इसके बाद डांस शुरू हुआ। सबने फोर्स किया कि रोशनी और ऋषि भी डांस करें। दोनों ने मना किया, पर सबके कहने पर मान गए। रोमांटिक गाने पर जब दोनों ने डांस किया तो मानो वक्त थम गया। दोनों की नजरें एक दूसरे में गुम थीं। दर्शकों ने तालियां बजाईं। दादी ने नजर उतारी और मां बोली, तुम दोनों की जोड़ी तो राधा कृष्ण जैसी लग रही है। दीप ने हंसते हुए कहा, क्या बात है, मैंने देखा तू कैसे रोशनी की आंखों में खोया हुआ था। ऋषि मुस्कुराया, पर कुछ बोला नहीं, बस मन ही मन उस पल को फिर से जी रहा था। सिद्धार्थ ने ऋषि से कहा, अपनी शादी में ना मुझे बुलाना मत भूल जाना, समझे? दीप ने कहा, अरे जरूर बुलाएगा, क्यों नहीं बुलाएगा। तभी वहां दीप की मां आ गई और दीप से बोली, दीप बेटा, रेडी हो जाओ, तुम्हारे रेडी होने के बाद भी कुछ रस्में हैं, उनको करने में भी टाइम लगेगा, तुम जल्दी से रेडी होकर नीचे आओ, और तुम दोनों भी जल्दी से रेडी हो जाओ और जल्दी से दीप नीचे लेकर आओ। सिद्धार्थ ने कहा, जो हुकुम रानी साहिबा, बस थोड़ा टाइम दीजिए, हम अभी आपके लाडले को दूल्हा बनाकर नीचे लेकर आते हैं, और चलते हैं सब अनिका भाभी को लेने। क्यों? सभी लोग हंसने लगते हैं। शाम के 6:30 बज चुके थे। अनिका अपने रूम में तैयार हो रही थी। अनिका का मेकअप चल रहा था और रोशनी भी अनिका के साथ रूम में तैयार हो रही थी। वहां दीप भी अब तैयार हो चुका था। दीप का लुक एकदम रॉयल था। दीप ने लाइट गोल्डन कलर की शेरवानी पहनी हुई थी और सिर पर क्रीम कलर की पगड़ी। आज वह दूल्हे के ड्रेस अप में बहुत हैंडसम लग रहा था। दीप अपने आप को शीशे में देखते हुए ऋषि और सिद्धार्थ से बोला, कैसा लग रहा हूं मैं? सिद्धार्थ ने कहा, एकदम हीरो लग रहा है। आज तो अनिका भाभी तुझे देखते ही ना तेरे पर फ्लैट हो जाएंगी।
एक बार फिर उनको तुझसे प्यार हो जाएगा। ऋषि ने अपने दोनों हाथ दीप के कंधे पर रखते हुए कहा, सिद्धार्थ बिल्कुल सही कह रहा है। आज तो अनिका भाभी को तुझसे दोबारा प्यार हो जाएगा। तू देखना, तेरे से नजर नहीं हटेगी उनकी। तभी रूम में दीप की मां आई और दीप को देखकर उनके चेहरे पर बहुत बड़ी सी स्माइल आ गई। उन्होंने दीप के पास आकर उसे प्यार से पकड़कर दीप से कहा, आज मेरा बेटा बिल्कुल राजकुमार लग रहा है। इसकी नजर उतार दूं, कहीं किसी की नजर ना लग जाए। और उसे काला टीका लगाते हुए बोली, आजा, काला टीका लगा देती हूं तुझे, कहीं मेरी नजर ना लग जाए तुझे। मैंने तो इस दिन कब से इंतजार किया था, और आज पता ही नहीं चला तू कब बड़ा हो गया और आज दूल्हा बन रहा है। दीप की मां थोड़ी इमोशनल हो गई और ये बात कहते हुए दीप की मां के आंखों में आंसू आ गए। दीप ने अपनी मां को गले लगाते हुए कहा, ओ मेरी प्यारी मां, छोटी छोटी बातों पर क्यों रोने लग जाती है? आप ना बड़ी इमोशनल हैं। दीप की मां ने आंसू पोंछते हुए और मुस्कुराते हुए कहा, ये तो खुशी के आंसू है। अब चल नीचे, सब तुम्हें नीचे बुला रहे हैं। कुछ रस्में अभी बाकी हैं जो पूरी करनी है। सिद्धार्थ और ऋषि, तुम दोनों दीप को लेकर नीचे आ जाओ। ऐसा कहकर दीप की मां चली गई। दीप ने ऋषि को देखते हुए कहा, वैसे आज ना किसी और को भी किसी से प्यार होने वाला है। सिद्धार्थ ने कहा, अच्छा, किसको किससे प्यार होने वाला है? रोशनी को ऋषि से प्यार होने वाला है। देख तो सही, आज भाई कितना हैंडसम लग रहा है, दीप ने ऋषि को छेड़ते हुए कहा। ऋषि भी आज बहुत ही हैंडसम लग रहा था। ऋषि ने आज व्हाइट कलर का आउटफिट पहना हुआ था। ऋषि के गोरे रंग पर व्हाइट कलर का आउटफिट ऋषि को और भी हॉट दिखा रहा था। कान में गोल्ड की बाली से ऋषि का लुक और भी बढ़ गया। सिद्धार्थ ने ऋषि को छेड़ते हुए कहा, ओह, तो रोशनी को ऋषि से प्यार होने वाला है। पर मुझे तो लगता है कि प्यार तो हो चुका है। क्यों ऋषि? ऋषि ने चिढ़ते हुए कहा, अब तुम दोनों का हो गया हो तो चले। नीचे सब वेट कर रहे होंगे। तुम दोनों भी ना कहीं भी शुरू हो जाते हो। चलो अब। सिद्धार्थ और दीप हंसने लगते हैं। ऋषि को सीढ़ियों से आते देखकर सभी के फेस पर स्माइल आ जाती है और ऋषि के डैड ऋषि के पास आकर बोले, आज तो मेरा बेटा बहुत ही हैंडसम लग रहा है। ऋषि ने अपने डैड से कहा, थैंक यू डैड। और उसके डैड ने उसे गले लगा लिया। फैमिली के सभी लोग नीचे हॉल में इकट्ठे हो चुके थे। कुछ रस्में करने के बाद बारात अब निकलने ही वाली थी। दीप को रस्में पूरी करने के लिए बिठा दिया गया। वहीं अब अनिका भी ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी थी। अनिका की मां ने बाहर से आवाज लगाई, अनिका, जल्दी करो, बारात आती होगी। अनिका ने अपनी मां से कहा, बस मां, हो ही गया। आप बस थोड़ा वेट और कीजिए। अनिका की मां ने कहा, बेटा, और कितनी देर? चलो ठीक है, मैं नीचे जाती हूँ। तुम जल्दी से रेडी हो जाओ। ऐसा कहकर अनिका की मां वहां से चली गई। अनिका ने मिरर में देखते हुए रोशनी से कहा, रोशनी, तू तैयार हुई कि नहीं? लोग वेट कर रहे हैं। जल्दी करो, मैं भी ऑलमोस्ट तैयार हो ही चुकी हूँ। रोशनी ने अपने लहंगे की दुपट्टे की पिन लगाते हुए कहा, हाँ दी, मैं भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हूँ। अनिका ने कहा, अच्छा, मुझे दिखा तो सही, कैसी लग रही है तू? रोशनी जब अनिका के सामने आई तो अनिका ने नीचे से ऊपर तक देखते हुए बोला, क्या बात है, इतनी प्यारी लग रही है तू। आज तो ऋषि की नजरें तुझसे हटेंगी ही नहीं। रोशनी ने कहा, अच्छा, पिटेगा नहीं क्या फिर वो? अनिका ने कहा, पिटेगा क्यों? मुझे घूर कर देखेगा तो पिटेगा ही ना, रोशनी ने अपने हाथ अपनी कमर पर रखते हुए कहा। अनिका ने हंसते हुए कहा, तू भी ना रोशनी, कुछ भी बोलती है। अब तेरा होने वाला पति है, अब तो उससे थोड़ा तमीज से बात किया कर। रोशनी ने कहा, वो मुझसे नहीं होता। मैं तो वैसे ही बात करूंगी जैसे अभी करती हूँ, शादी के बाद भी, क्योंकि उसको यही भाषा समझ में आती है। प्यार की भाषा तो समझता ही नहीं है। रोशनी ने मेकअप आर्टिस्ट से कहा, और दीदी, आप कितना देर लगाओगी अनिका दीदी को तैयार करने में? दीप जीजू अनिका दी से मिलने का इंतजार कर रहे होंगे। बारात आती ही होगी, प्लीज जल्दी कीजिए। चलिए, मैं तो रेडी हूँ। मैं जब तक नीचे की सारी तैयारी देखती हूँ, आप जल्दी से रेडी हो जाए। ऐसा कहकर रोशनी वहां से चली गई। रोशनी जैसे ही नीचे जाती है, रोशनी की दादी रोशनी को स्माइल करके देखते ही रह गई और रोशनी से बोली, हाय मेरी पोती, कितनी प्यारी लग रही है। तुझे काला टीका लगा देती हूँ, कहीं किसी की नजर ना लग जाए। अभी तो इतनी सुंदर लग रही है, तो सोच जब तू दुल्हन बनेगी तो कितनी सुंदर लगेगी। रोशनी से अपने हाथ से अपने माथे पर टैप करते हुए कहा, ओहो दादी, आप तो दिन भर मेरी शादी की बातें करती रहें। मुझसे ज्यादा मेरी शादी का इंतजार तो आपको है। आप कहें तो आज ही कर लूं। रोशनी ने मजाक करते हुए कहा। रोशनी की दादी ने कहा, अरे ऐसे कैसे कर लेगी?
तेरी शादी तो पूरी धूमधाम से करूंगी। क्या क्या सपने देखे तेरी शादी के लिए मैंने, उन सपनों को पूरा भी तो करूंगी ना। और वैसे भी कितने पापड़ बेल हैं इस शादी के लिए मैंने। वो सब छोड़, आज तू ऋषि के साथ कुछ फोटो ले लेना, समझी, और तू ऋषि के साथ ही रहना। रोशनी ने मन में बड़बड़ाते हुए धीरे से कहा, हाँ, उसके साथ रहकर अपनी शादी का मजा खराब थोड़ी ना करना है मुझे। दादी ने रोशनी को बड़बड़ाते हुए देखकर कहा, क्या कहा तूने? रोशनी ने हंसते हुए कहा, कुछ नहीं, कुछ नहीं। आप जैसा कहीं मैं वैसा ही करूं। ठीक है दादी। दादी ने रोशनी से कहा, मैं सब जानती हूँ, तूने क्या कहा? तेरी दादी हूँ। रोशनी ने अपनी दादी को लाड करते हुए कहा, ओह मेरी प्यारी दादी। चलिए मैं आपका ये दुपट्टा सही कर देती हूँ। देखिए कैसा कर रखा है आपने। आइए मेरे साथ, आप कहें तो आपको थोड़ा सा मेकअप भी कर दूं। बाय गॉड, बहुत प्यारी लगेंगी आप। दादी ने शर्माते हुए कहा, चल इस उम्र में कोई मेकअप करूंगी मैं, कुछ भी कहती हूँ। रोशनी दादी की बात सुनकर हंसने लगती है। तभी वहां अनिका की माँ भी आ गई और रोशनी से कहा, रोशनी, अनिका तैयार हुई कि नहीं? बेटा, बारात बस पहुंचती होगी, उससे पहले हम सबको वहां पहुंचना है। रोशनी ने अनिका की माँ से कहा, जी आंटी जी, दी बस रेडी हो ही गई है, आप चिंता मत कीजिए, हम सब टाइम पर पहुंच जाएंगे। अनिका की माँ ने कहा, ठीक है बेटा, मैं जाकर और काम देखती हूँ। ऐसा कहकर अनिका की माँ वहां से चली गई। तभी वहां रोशनी के पिता भी आ गए। रोशनी को देखकर स्माइल करते हुए कहा, आज तो मेरी बिटिया रानी बिल्कुल परी लग रही है। रोशनी ने अपने बाबा से कहा, थैंक यू बाबा, वैसे आज तो आप भी बड़े हैंडसम लग रहे हैं। आज तो माँ की नजर आपसे हटेगी नहीं। क्यों ना आज आपकी और माँ की शादी फिर से कर दी जाए। रोशनी के बाबा ने कहा, चुप कर, कुछ भी बोलती है, हमारी कोई शादी करने की उम्र है। शादी तो अब तेरी होगी, तू भी अनिका की तरह हमें छोड़कर चली जाएगी। रोशनी ने अपने बाबा के गले लगते हुए कहा, तभी तो बाबा, मुझे शादी नहीं करनी थी, मुझे आप सबको छोड़कर नहीं जाना है बाबा। रोशनी के पापा ने कहा, एक ना एक दिन तो हर लड़की को अपने ससुराल जाना ही होता है। देख, तेरी अनिका दीदी आज चली जाएगी, कुछ टाइम बाद तू भी अपने ससुराल चली जाएगी। यही संसार का नियम है बेटा, और ये हम सबको मानना पड़ता है। रोशनी ने कहा, तो ये संसार का नियम सिर्फ लड़कियों को क्यों निभाना होता है? लड़के भी तो जा सकते हैं ना, लड़की ही क्यों जाए हमेशा? लड़कियों की फीलिंग्स नहीं होती क्या? रोशनी के बाबा ने समझाते हुए कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटा, बल्कि लड़कियां तो लकी हैं जो उनको दो दो घर मिलते हैं, दो दो घरों का प्यार मिलता है। रोशनी ने कहा, वैसे ये तो सही कहा आपने, हम लड़कियों को दो दो घरों का प्यार मिलता है, हम लड़कियां लकी तो हैं। तभी रोशनी के बाबा ने कहा, अरे तेरी माँ कहीं नजर नहीं आ रही, जाकर देख तो सही तैयार हुई कि नहीं। रोशनी ने कहा, बाबा, माँ तो कब की तैयार हो गई, बस घर के कुछ कामों में लगी हुई है, अभी आती होंगी। चलिए मैं अनिका दी को देखकर आती हूँ कि वो तैयार हुई कि नहीं। ऐसा कहकर रोशनी अनिका के रूम की ओर चली गई। डोर नॉक करते हुए रोशनी ने आवाज लगाई, अनिका दीदी, तैयार हुई कि नहीं? सब आपका इंतजार कर रहे हैं। घर के कुछ लोग तो जा भी चुके हैं, बारात भी वहां से निकलने वाली है, और कितना देर लगाएंगी आप? दरवाजा खोलिए अनिका दीदी। अनिका ने जैसे ही दरवाजा खोला, रोशनी अनिका को देखते हुए बोली, ओ माय गॉड, आप कितनी अच्छी लग रही हैं। मेरा तो मन ही नहीं कर रहा आपसे नजरें हटाने का। अनिका ने कहा, पहले अंदर तो आ, बाहर से ही सारी तारीफ कर देगी क्या? आजा। रोशनी ने अंदर आते हुए अनिका से कहा, सच कह रही हूँ दी, आज तो दीप जीजू आपको देखते ही रह जाएंगे। अनिका ने मैरून कलर का लहंगा पहना हुआ था, हाथों में लाल कलर का चूड़ा और बालों का जुड़ा गुलाब के फूलों से सजाया हुआ था। अनिका आज बहुत प्यारी लग रही थी, हाथों में बहुत सुंदर सी डार्क मेहंदी थी, मेहंदी वाले हाथ बहुत सुंदर लग रहे थे। रोशनी की बात सुनकर अनिका शर्मा गई। तभी रोशनी ने कहा, दीप जीजू को वीडियो कॉल करें। अनिका ने शॉक्ड होते हुए कहा, क्या? नहीं नहीं, सब लोग उसके आसपास ही होंगे, हो सकता है उसका फोन उसके पास हो ही ना, और घर में किसी को पता चला ना तो बहुत डांट पड़ेगी, रहने देते हैं। रोशनी ने कहा, अरे किसी को पता नहीं चलेगा, आपके और मेरे अलावा है ही कौन मेकअप आर्टिस्ट दीदी, ये तो वैसे भी किसी को नहीं बोलेंगी। क्यों दीदी, नहीं बोलोगी ना? मेकअप आर्टिस्ट ने हंसते हुए कहा, नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये बात इस कमरे से बिल्कुल बाहर नहीं जाएगी। रोशनी ने कहा, ये हुई ना बात, लीजिए प्रॉब्लम सॉल्व, बताए करे वीडियो कॉल। आपको देखना नहीं है क्या दीप जीजू कैसे लग रहे हैं?
अनिका ने कुछ सोचते हुए कहा, देखना तो मुझे भी है, पर। रोशनी ने अनिका की बात काटते हुए कहा, अरे पर वर कुछ नहीं, हम वीडियो कॉल करेंगे, अपना फोन दीजिए। रोशनी ने दीप के फोन पर वीडियो कॉल की। उस वक्त दीप का फोन ऋषि के पास था। ऋषि ने जब दीप के फोन पर अनिका की वीडियो कॉल आती हुई देखी तो अपने आप से बोला, ये तो अनिका की वीडियो कॉल आ रही है, क्या करूं? दीप को उसका फोन भी नहीं दे सकता। उठा लूं क्या? उठा लेता हूं, अनिका को यहीं से दीप को दिखा दूंगा। ऋषि जैसे ही वीडियो कॉल उठाता है, वीडियो कॉल पर उस वक्त रोशनी थी। रोशनी और ऋषि एक दूसरे को देखकर पहले तो शॉक्ड हो जाते हैं। फिर सामने से रोशनी ने कहा, अरे दीप जीजू का फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? जाओ जाकर दीप जीजू को फोन दो, अनिका दीदी को बात करनी है उनसे। मुझे दीप ने ही अपना फोन अपने पास रखने के लिए दिया है, समझी? और कैसे दूं उसको फोन? देखो वो कहाँ बैठा है और सभी लोग उसके आसपास हैं, ऋषि ने कहा। रोशनी ने कहा, अरे तो क्या हो गया, अपनी बीवी से ही तो बात कर रहे हैं, इसमें डरने वाली क्या बात है? जाओ जाकर दो, तुम कोशिश तो करो। ऋषि इससे पहले कि कुछ बोल पाता तभी बारात के बैंड बाजे बजना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद ऋषि को रोशनी की बात बिल्कुल सुनाई नहीं दे रही थी। ऋषि ने अपने आप से कहा, अब तो जाना ही पड़ेगा, ना जाने क्या बोल रही है। ऋषि ने इशारा करते हुए रोशनी से कहा, जाता हूं, दिखाता हूं। जैसे तैसे ऋषि दीप के पास पहुंचा और दीप को अनिका से बात कराई। अनिका दीप को देखकर शर्मा गई और दीप इशारों में अनिका से कह रहा था कि आज अनिका बहुत खूबसूरत लग रही है। अनिका ने भी दीप से इशारों में कहा, आज आप भी काफी हैंडसम लग रहे हैं। उन दोनों की 1-2 मिनट ही बात हो पाई थी, तभी ऋषि दीप से दूर आकर अनिका से इशारों में बोला, अच्छा मैं रखता हूं, अब कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। अनिका ने भी इशारों में ओके कहते हुए कॉल काट दी। अनिका ने शर्माते हुए रोशनी से कहा, आज दीप कितना हैंडसम लग रहा था ना, बस कुछ टाइम और उसके बाद दीप और मैं हमेशा के लिए साथ रहेंगे। अनिका को छेड़ते हुए रोशनी ने कहा, क्या बात है, अब तो सब्र भी नहीं हो रहा है। चिंता मत करिए, बस कुछ टाइम और उसके बाद आप और दीप जीजू एक दूसरे से बिल्कुल दूर मत जाना, ठीक है? सुबह शाम दिन रात हर टाइम ना एक दूसरे के साथ रहना। काम वगैरह का क्या है, काम वगैरह तो और कोई भी कर लेगा, पर आप दोनों एक दूसरे को छोड़कर कहीं मत जाना, एक पल के लिए भी नहीं। फिर तो ठीक है ना, क्यों? उद्धरण चिन्ह। अनिका ने रोशनी को प्यार से थप्पड़ मारते हुए कहा, चुप कर, ऐसे थोड़ी ना होता है। पति पत्नी के बीच ना थोड़ी दूरियां भी जरूरी है, इससे प्यार और बढ़ता है, पता है? रोशनी ने कहा, ये सब बातें हैं ना, मैं नहीं जानती, और ना ही मुझे इन सब बातों में कोई इंटरेस्ट है। उद्धरण चिन्ह। अनिका ने रोशनी से कहा, इंटरेस्ट भी आ जाएगा, और ऐसी बातें तू जान भी जाएगी जब तू ऋषि के प्यार में पड़ेगी। देखना, उस दिन से ना तेरे में बहुत बदलाव आ जाएंगे। रोशनी ने कहा, ऐसा कभी कुछ नहीं होगा, आप ये सब छोड़िए और चलिए, अब हमें होटल भी पहुंचना है। बारात के आने से पहले आपको होटल की रूम में पहुंचना है। अनिका ने कहा, ठीक है, चलो मैं तो रेडी हूं। तभी वहां जल्दबाजी में अनिका की मां आ गई और अनिका से बोली, अनिका बेटा जल्दी करो। इतना कहते ही अनिका की मां अनिका को देखकर स्माइल करके और उसकी नजर उतारते हुए बोली, आज बहुत प्यारी लग रही हो तुम, बिल्कुल सीता मैया जैसी लग रही हो, और देखना दीप भी बिल्कुल राम जैसा लग रहा होगा। तुमने काला टीका लगाया, रुको मैं लगा देती हूँ। काला टीका लगाकर अनिका की मां बोली, चलो बेटा, नीचे गाड़ी तुम्हारा वेट कर रही है। रोशनी, तुम अनिका को लेकर नीचे आ जाओ। ऐसा कहकर अनिका की मां चली गई। रोशनी ने अनिका से कहा, चलिए चलते हैं, आपको आपके दीप जी के पास लेकर चलते हैं। अनिका ने शर्माते हुए कहा, चलो। तभी अनिका ने रोशनी को रोकते हुए कहा, रुक रोशनी, एक बार जी भर के अपना रूम देख लूं। कुंवारेपन में इस रूम में मेरा आखिरी दिन है, आज के बाद ये रूम मेरा रहेगा ही नहीं। आज के बाद मेरे जीवन में बहुत कुछ बदल जाएगा, मैं अपने ही घर में एक मेहमान बनकर आया करूंगी। पता है इस रूम से मेरी कितनी यादें जुड़ी हैं। मेरे जाने के बाद ये रूम भी बदल जाएगा। अब इस अलमारी में मेरे कपड़े नहीं होंगे, इस कमरे में मेरा कोई सामान नहीं होगा। अनिका की बात सुनकर रोशनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और रोशनी आंसुओं को पोंछते और स्माइल करते हुए अनिका को हंसाने की कोशिश करते हुए बोली, ओहो, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे आप कभी यहाँ आएंगी ही नहीं। आप जब भी आएंगी तब इसी रूम में रुकना ना, और देखना आंटी आपका रूम कभी नहीं बदलेंगी, ये आपका रूम है और आपका रूम ही रहेगा। अब चलना है कि दीप जीजू को वापस भेज दें।
उद्धरण चिन्ह। अनिका ने स्माइल करते हुए कहा, नहीं नहीं, चलो चलते हैं। अनिका और रोशनी गाड़ी में बैठकर होटल के लिए निकल गई। होटल पहुंचकर अनिका को एक रूम में बिठा दिया गया। जिस रूम में अनिका को बिठाया गया था, उसी रूम की खिड़की से होटल के मेन गेट का नजारा साफ दिखाई देता था और नीचे से भी कोई भी ऊपर आसानी से देख सकता था। कुछ देर बैठने के बाद बारात की आवाज आने लगी। रोशनी ने अनिका से कहा, दी, लगता है बारात आ गई। रोशनी ने जैसे ही बाहर की तरफ देखा तो बारात होटल के गेट पर आ चुकी थी। वाओ दी, देखिए दीप जीजू कितने अच्छे लग रहे हैं। आए ना, अनिका ने कहा, किसी ने नीचे से मुझे देख लिया तो। उद्धरण चिन्ह। रोशनी ने अनिका का हाथ पकड़कर खिड़की की ओर ले जाते हुए कहा, ओहो दी, आप कितना डरती हैं। सब लोग डांस करने बिजी हैं, कोई नहीं देख रहा आपको, चलिए आइए। अनिका ने जब विंडो से बाहर देखा तो अनिका दीप को देखकर स्माइल करने लगी और शर्माते हुए रोशनी से बोली, हाँ सच में दीप तो बड़ा ही हैंडसम लग रहा है। अनिका ने दीप की नजर उतारते हुए कहा, इसकी नजर उतार लेती हूँ, कहीं मेरे दीप को किसी की नजर ना लग जाए। रोशनी ने दीप को नीचे आवाज लगाने की कोशिश की और कहा, दीप जीजू डॉट। दीप जीजू ऊपर देखिए। काफी आवाज लगाने के बाद भी जब दीप ने नहीं सुना तो रोशनी के दिमाग में एक आइडिया आया और रोशनी ने कहा, अब क्या करूं। दीप जीजू तो सुन ही नहीं रहे। आइडिया, मेरा फोन कहाँ है। अनिका ने रोशनी से कहा, अरे रोशनी, किसको फोन कर रही है। उद्धरण चिन्ह। रोशनी ने नंबर डायल करते हुए कहा, ऋषि को। मैं उससे कहूंगी कि वो दीप जीजू को विंडो की तरफ दिखाए। रोशनी ने ऋषि को कॉल किया तो ऋषि ने रोशनी का नंबर देखते हुए कहा, अब ये रोशनी क्यों कॉल कर रही है, अब क्या कह रही होगी ये। ऋषि कहीं शांति वाली जगह पर जाकर कॉल उठाकर रोशनी से बोला, हेलो, बोलो रोशनी। रोशनी ने ऋषि से कहा, सुनो मेरी बात, तुम जाकर दीप जीजू से कहो कि वो ऊपर की रूम की विंडो में देखें, वहां अनिका दीदी खड़ी है। ऋषि ने कहा, अरे तो कुछ टाइम में दोनों को दूसरे से मिलने ही वाले हैं, तो भला ये सब की क्या जरूरत है। उद्धरण चिन्ह। रोशनी ने ऋषि से कहा, मैंने तुम्हें जितना बोला है ना, तुम उतना करो, जाओ जाकर दीप जीजू से कहो कि ऊपर देखें। ऐसा कहकर रोशनी ने फोन काट दिया और ऋषि ने अपने आप से ही बड़बड़ाते हुए कहा, इस लड़की ने परेशान कर रखा है। ऋषि ने दीप के पास जाकर दीप को ऊपर देखने के लिए कहा। दीप अनिका को देखकर खुश हो गया। अनिका भी दीप को देखकर बहुत खुश हो गई। तभी रूम में अनिका की दादी और रोशनी की दादी भी आ गई। अनिका दोनों दादियों को देखकर डर गई और जाकर चुपचाप बेड पर बैठ गई। रोशनी की दादी ने अनिका से कहा, क्या देखा जा रहा था विंडो से बाहर। दीप को। अरे बेटा, हमसे शर्माने की कोई जरूरत नहीं, पता है अपने जमाने में भी हमने ये सब काम किए हैं। क्यों जमुना, सही कहा ना मैंने। अनिका की दादी ने कहा, बिल्कुल सही कहा तूने, हमने भी अपने जमाने में बहुत खेल खेले हैं, तो हमसे डरने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। रोशनी ने अनिका और अपनी दादी के बीच जाकर खड़ी होकर उन दोनों को प्यार से पकड़ते हुए कहा, क्या बात है दादी, आप दोनों तो एक नंबर के खिलाड़ी निकली। अनिका की दादी ने कहा, तो ऐसे वैसे ही थोड़ी ना है, अपनी जवानी में बहुत बड़े खिलाड़ी रहे हैं। अनिका की दादी ने रोशनी से कहा, चलो रोशनी, अपने जीजू का वेलकम तो करो। अनिका के पास मैं और तेरी दादी बैठते हैं, और हाँ, जूते चुराना मत भूल जाना, जूते चुराई पर अच्छा खासा नेक लेना अपने जीजू से। रोशनी ने अनिका की दादी से कहा, आप बिल्कुल चिंता मत दीजिए दादी, जूते चुराई का नेक तो अच्छे से वसूल करूंगी, और जूते भी किसी के हाथ नहीं आने दूंगी, जूते को तो मैं ही चुराऊंगी। अच्छा चलिए मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर रोशनी चली गई। बारात दरवाजे पर आ चुकी थी। अनिका की माँ दीप की आरती उतार रही थी। अनिका की माँ ने दीप को टीका लगाकर और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हमेशा खुश रहो बेटा, आप खूब तरक्की हासिल करो। अभी तक रोशनी और ऋषि की निगाहें नहीं मिली थी। ऋषि कहीं ना कहीं रोशनी को ही ढूंढ रहा था। रोशनी लोगों की भीड़ से निकलकर आगे आती है, और ऋषि रोशनी को देखकर उसे देखता ही रह गया। सिद्धार्थ ने ऋषि को देखकर ऋषि के सामने चुटकी बजाते हुए कहा, ओह हेलो। रोशनी से नजर हटाकर थोड़ा इधर उधर भी देख लो। ऋषि ने अपनी नजर झुकाते हुए कहा, मैं कब उसको देख रहा था, मैं तो कहीं और देख रहा था। सिद्धार्थ ने कहा, हाँ वो तो मैंने अभी देखा, तुम्हारी नजर ना रोशनी को ही देख रही थी। सिद्धार्थ ने मजाक करते हुए कहा, वैसे रोशनी लग तो खूबसूरत रही है ना। रोशनी को देखकर स्माइल करके ऋषि के मुंह से निकल गया, हाँ लग तो बहुत अच्छी रही है। ऋषि ने सिद्धार्थ की तरफ आंखें छोटी करते हुए देखा और कहा, क्या कहा तुमने। सिद्धार्थ ने हंसते हुए कहा, अरे अरे मैं मजाक कर रहा था, तुम्हारे मुंह से सच निकालने के लिए।
वो सच जो तुमने बोला ना, अच्छी लग रही है रोशनी। ऋषि ने इधर उधर निगाहें करते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है। सिद्धार्थ ने ऋषि से कहा, अब छुपाने का कोई फायदा नहीं, तुमने अपने मुंह से सच कह दिया है। तभी रोशनी ने दीप से कहा, आपका स्वागत है जीजू, पता है मेरी दी आपका कब से वेट कर रही है। दीप ने रोशनी से मजाक करते हुए कहा, आप अपनी दी से कहिए कि उनका इंतजार खत्म हो चुका है, उनके सैया जी उन्हें लेने आ चुके हैं। सभी लोग हंसने लगे। अब दीप की एंट्री हुई। दीप के अगल बगल में सिद्धार्थ और ऋषि थे। दीप को अब स्टेज पर बैठा दिया जाता है। दीप की मां अनिका की मां से बोली, भाभी जी, आप अनिका को भी नीचे ले आइए। अनिका की मां ने दीप की मां से कहा, जी मैं अभी अनिका को बुलाती हूँ। अनिका की मां ने रोशनी से कहा, रोशनी जाओ अनिका को नीचे ले आओ। जी आंटी, मैं अभी जाकर लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर रोशनी वहां से चली गई। रोशनी रूम में जाकर अनिका से बोली, चलिए दी, आपका इंतजार खत्म हुआ, आपको अभी नीचे बुलाया गया, चलिए। रोशनी के साथ और भी लड़कियां थी जो अनिका को लेने आई थी। अनिका नजरें नीचे झुकाए खड़ी हुई और नीचे आने के लिए चल दी। होटल के गार्डन में जहां बहुत बड़ी स्टेज लगी थी, अब अनिका की भी एंट्री होने लगी। अनिका की एंट्री बहुत ही शानदार हुई। जैसे ही अनिका स्टेज की ओर आने लगी, ऊपर से हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए। वहीं एक सुंदर सा गाना भी प्ले किया गया। सुंदर सी फूलों की चादर के नीचे अनिका चलकर आ रही थी। दीप की नजरें अनिका पर ही थी। दीप चाह रहा था कि अनिका जल्दी से उसके पास आ जाए। सभी लोगों की नजरें भी सिर्फ अनिका पर ही थी। अनिका स्टेज के पास आती है। दीप उसे लेने के लिए आता है। दीप अनिका को हाथ देते हुए बोला, आइए, आपका दीवाना कब से आपका इंतजार कर रहा था। दीप की ऐसी रोमांटिक बात सुनकर अनिका शर्मा गई। अब दीप और अनिका स्टेज पर बैठ चुके थे। सभी लोग उनके साथ फोटोज खिंचवा रहे थे। खाने की काउंटर पर भी काफी भीड़ थी। सभी लोगों के फोटो खिंचवाने के बाद अनिका और दीप का फोटो शूट हो रहा था। ऋषि फोन चलाते हुए एक तरफ से आ रहा था, वहीं दूसरी तरफ से रोशनी कुछ लड़कियों से बात करती हुई आ रही थी। तभी दोनों एक दूसरे से टकरा गए। तभी दोनों के मुंह से निकला, सॉरी सॉरी। जब दोनों ने एक दूसरे को देखा तो रोशनी ने कहा, तुम देखकर नहीं चल सकते हो क्या। ऋषि ने रोशनी से कहा, तुम देखकर चल रही थी क्या, जो मुझसे कह रही हो। रोशनी ने ऋषि से झगड़ते हुए कहा, तुम्हें तो बस बहाना चाहिए, न जगह देखते हो न कुछ, कहीं भी कभी भी झगड़ा शुरू कर देते हो। अरे मैंने कब शुरू किया झगड़ा, मैं नहीं करता झगड़ा, तुम करती हो, एक नंबर की झगड़ालू हो तुम। ऋषि ने रोशनी से कहा। रोशनी ने अपना मुंह बनाते हुए कहा, क्या कहा तुमने, मैं झगड़ालू हूँ। झगड़ालू तुम हो, समझे, आए बड़े। तभी सिद्धार्थ ने ऋषि और रोशनी को झगड़ते हुए देखा। सिद्धार्थ ने उनके पास आकर उनको शांत करते हुए कहा, अरे तुम दोनों झगड़ क्यों रहे हो। रोशनी ने सिद्धार्थ से कहा, इसी ने पहले झगड़ा शुरू किया, जब देखो बस झगड़ा ही आता है। तभी वहां रोशनी की दादी और ऋषि की दादी कैमरे वाले को लेकर आ गई। रोशनी की दादी ने कैमरे वाले से कहा, इधर आ, दोनों की अच्छा सी फोटो खींच, इन दोनों की भी बहुत जल्द शादी होने वाली है, अगर अच्छी फोटो खिंचाई तो दोनों की शादी में भी तुम्हें ही बुलाऊंगी। रोशनी और ऋषि दोनों ही दादी के चेहरे को देखने लगे। रोशनी ने दादी से कहा, दादी आप ये क्या कर रही हो। रोशनी की दादी ने रोशनी से कहा, अरे तुम दोनों की फोटो खिंचवा रही हूँ। तभी ऋषि की दादी ने भी कहा, हाँ तुम दोनों की एक अच्छी सी फोटो आनी चाहिए ना, चलो कोई अच्छा सा पोज बनाओ। ऋषि अपनी दादी को पकड़कर थोड़ा साइड में ले जाकर दादी से बोला, दादी आप कहीं भी स्टॉट हो जाती है, क्या ये सब करने से पहले अपने मुझसे ये बात पूछी। ऋषि की दादी ने ऋषि से कहा, अरे इसमें मैं तुझसे क्यों पूछूंगी, अब मैं तुझसे पूछकर कोई काम करूंगी, चल मेरे साथ और रोशनी के साथ एक अच्छी सी फोटो खींचवा, समझा। ऋषि ने इरिटेट होते हुए दादी से कहा, मैं कोई फोटो नहीं खींचवा रहा, आपको इतना ही शौक है तो आप खुद जाकर खींचवा लीजिए। दादी ने कहा, मैं तो खींचवाऊंगी ही अपनी बहू के साथ, 1 या 10 फोटो खींचवाऊंगी, पर अभी तू खींचवा, समझा, और अगर तू यहां से हिला ना मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी, चल मेरे साथ। दादी ऋषि को जबरदस्ती फोटो खींचवाने ले गई। कैमरे वाले ने रोशनी और ऋषि को पोज बनाने को कहा, और दोनों ही बहुत ही नर्वस हो रहे थे और इसलिए पोज भी नहीं बना पा रहे थे। तभी कैमरे वाले ने उन्हें पोज बताते हुए कहा, सर आप मैम की कमर पर हाथ रखिए और मैम आप सर के शोल्डर पर हाथ रखते हुए उनकी आंखों में देखिए। सर आप भी मैम की आंखों में देखिए। कैमरे वाले की बात सुनकर ऋषि और रोशनी की आंखें बड़ी हो गई। तभी ऋषि ने कैमरे वाले से कहा, भैया
आप कोई सिंपल सा पोज ले लीजिए, हम ये सब नहीं करेंगे। तभी कैमरे वाले ने ऋषि से कहा, अरे सर, इसमें शर्माना क्या, आपकी शादी पर भी आपको यही पोज करने होंगे, अभी से प्रैक्टिस कर लीजिए। रोशनी और ऋषि के दिल की धड़कनें तेज हो गई। जैसे ही ऋषि ने रोशनी की कमर पर हाथ रखा, रोशनी का दिल धक धक करने लग गया। रोशनी की सांस भी तेज हो गई। रोशनी ने ऋषि के शोल्डर को कसकर पकड़ लिया। रोशनी और ऋषि एक दूसरे से नजर नहीं मिला पा रहे थे। तभी कैमरे वाले ने उनसे कहा, सर, अब आप दोनों एक दूसरे की आंखों में देखिए। कैमरे वाले के कहने पर जैसे तैसे उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखा और आंखों में देखते ही वो एक दूसरे की आंखों में खो गए। इसी का फायदा उठाकर कैमरे वाले ने उनकी एक प्यारी सी पिक्चर क्लिक कर ली। ऋषि की दादी और रोशनी की दादी उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी। सिद्धार्थ भी वहीं खड़ा उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रहा था। ऋषि और रोशनी एक दूसरे की आंखों में ऐसे खोए हुए थे, उन्हें किसी और का कोई ध्यान ही नहीं था। तभी कैमरे वाले ने उनसे कहा, माइंड ब्लोइंग सर, क्या पिक्चर आए आप दोनों की। सर, और पोज दीजिए ना, मैं आपकी और फोटो क्लिक करता हूँ। तभी ऋषि की दादी ने कहा, हाँ हाँ, और फोटो क्लिक करो, दोनों एक साथ कितने अच्छे लग रहे हैं। तभी ऋषि ने कहा, बस दादी, एक ही बहुत है, आपने एक की ही बात की थी, अब मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर ऋषि वहां से चला गया। ऋषि की दादी ने ऋषि के पीछे से आवाज लगाकर रोकते हुए कहा, अरे ऋषि, रुको तो सही, एक और फोटो ले ले बेटा। पर ऋषि दादी की बात को इग्नोर करते हुए वहां से चला गया। ऋषि की दादी ने कहा, इसे छोड़ो भैया, मेरी प्यारी सी बहू के साथ मेरी भी तो फोटो लो। अब अनिका और दीप और उनके घर वाले एक साथ सब खाना खाने बैठ गए। एक लंबी सी टेबल पर सभी लोग बैठे हुए थे। फर्स्ट बाइट दीप ने अनिका को अपने हाथों से खिलाई। अनिका ने भी दीप को फर्स्ट बाइट अपने हाथों से खिलाई। तभी सिद्धार्थ ने उन्हें देखकर कहा, देखो तो सही, दोनों ही दूसरों कितने प्यार से खिला रहे हैं। क्यों ऋषि? ऋषि ने कहा, प्यार से क्यों नहीं खिलाएंगे भाई, एक दूसरे से प्यार जो करते हैं, इन दोनों से तो सब्र ही नहीं हो रहा होगा, कब इनके फेरे हों और कब ये दोनों एक साथ अपने घर जाएं। है ना दीप? तभी दीप ने ऋषि से कहा, तू चिंता मत कर, तेरी शादी में मैं तेरी जगह बैठा होऊंगा और तू मेरी जगह, फिर लूंगा मैं तेरे मजे। अभी तुझे जितने मजे लेने हैं ना मेरे से, फिर तू देखना। उनकी बात सुनकर सभी घरवाले हंसने लगे। तभी अनिका की मां ने कहा, आप सब जल्दी कीजिए, फेरों का टाइम हो रहा है, पंडित जी बुला रहे हैं। तभी सिद्धार्थ ने ऋषि के कान में धीरे से कहा, भाई, जूते तो हमें ही चुराने हैं, ध्यान रखियो, कहीं तेरी होने वाली बीवी पहले जूते उठाकर ना ले जाए। ऋषि ने सिद्धार्थ कहा, तू बिल्कुल चिंता मत कर, चाहे रोशनी जूते उठाकर ले जाए, लेकिन जूते तो मैं ढूंढ कर ही रहूंगा, बस तू देखता जा। अनिका और दीप फेरों के लिए मंडप की तरफ जाने लगे। जैसे ही दीप और अनिका फेरों में बैठे, रोशनी ने दीप के जूते चुरा लिए। सिद्धार्थ ने रोशनी को जूते चुराते हुए देखकर ऋषि से कहा, ऋषि, रोशनी ने तो जूते ले लिए, अब हम क्या करेंगे? ऋषि ने कहा, तू बिल्कुल चिंता मत कर, ये जूते हथियाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, छुपाने दो उसे जहां छुपाना है, मैं जूते तो ढूंढ ही निकालूंगा। सुन मेरी बात, जब रोशनी यहाँ से जूते लेकर जाएगी तो तू चुपचाप उनके पीछे जाना और देख लेना कि जूते रोशनी ने कहाँ छुपाए हैं, और देखकर चुपचाप यहीं वापस आ जाना, ठीक है? सिद्धार्थ ने कहा, ठीक है। रोशनी जूते उठाकर ऋषि की तरफ एटीट्यूड वाली निगाह से ऋषि को जूते दिखाते हुए ले जा रही थी। ऋषि भी उसे देखकर फेक स्माइल कर रहा था और मन ही मन में बड़बड़ा रहा था, ले जाओ जूते जहां ले जाने हैं। तुम अभी ऋषि सिंघानिया को जानती नहीं हो, तुम जैसे अच्छे अच्छे को ऐसे हरा देता हूँ। रोशनी जूते लेकर वहां से भाग गई और ऊपर रूम में जाकर जूते छुपाने के लिए इधर उधर जगह ढूंढने लगी। रोशनी के साथ और भी लड़कियां थीं जो रोशनी को जूते छुपाने की जगह बता रही थीं। उन्हीं के पीछे सिद्धार्थ भी खड़ा था, जो चुपचाप छुपकर उन्हें देख रहा था। रोशनी ने मिरर से सिद्धार्थ को देख लिया था। सिद्धार्थ को देखकर रोशनी सोचने लगी, ओह, तो सिद्धार्थ जी को मिस्टर सिंघानिया ने भेजा है। चलो कोई नहीं, इनको बता ही देते हैं कि हमने जूते कहाँ छुपाए हैं। रोशनी ने सिद्धार्थ को दिखाने के लिए जूते एक जगह छुपा दिए और अपने दोनों हाथ झाड़ते हुए और सिद्धार्थ को सुनाने के लिए बोली, चलो जूते तो छुप गए, अब किसी को भी पता नहीं चलेगा कि मैंने जूते कहाँ छुपाए हैं। क्यों? तभी सभी लड़कियों ने एक साथ कहा, यस। रोशनी ने सभी लड़कियों से कहा, तो चले। सभी लड़कियों ने फिर से एक साथ कहा, चलो। सभी लड़कियों को एक साथ आता देख सिद्धार्थ वहां से भाग गया और जाकर ऋषि को जूते छुपाने वाली जगह बताई। ऋषि ने अपने हाथ बांधकर और एटीट्यूड से कहा, ओ, तो वहां छुपाए हैं उन्होंने जूते, चलो ठीक है।
फिर वहीं छुपे रहने दो, सही वक्त पर निकाल कर लाएंगे। वहीं रोशनी ने चुपचाप वापस रूम में आकर जूते की जगह बदल दी और हाथ बांधते हुए एटीट्यूड से अपने आप से ही कहा, तो मिस्टर खडूस, मुझे पागल बनाने चले थे। पर वो जानते नहीं हैं कि रोशनी हमेशा उनसे एक कदम आगे ही रहेगी। वहीं पंडित जी फेरों में मंत्र पढ़ रहे थे। रोशनी और ऋषि भी फेरों में ही बैठे थे। पंडित जी ने दीप और अनिका को फेरों के लिए खड़ा करवाया। अनिका और दीप ने 7 वचनों के साथ 7 फेरे पूरे किए। पंडित जी ने दीप को अनिका की मांग में सिंदूर भरने को कहा। दीप ने अपनी चुटकी में सिंदूर भरा। जब दीप अनिका के मांग में सिंदूर भर रहा था, अनिका ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी और सिंदूर थोड़ा सा अनिका की नाक पर गिर गया। तभी रोशनी ने कहा, ओहो दी, आपकी नाक पर तो सिंदूर गिर गया, साफ कर लीजिए। तभी ऋषि की दादी ने रोशनी से कहा, नहीं बेटा, ये तो अच्छा शगुन है। लड़की के नाक पर सिंदूर गिरने का मतलब है कि लड़का उसे बहुत प्यार करता है। रोशनी ने कहा, ये तो बिल्कुल सही बात है। दीप जीजू अनिका दी से तो बहुत प्यार करते हैं, ये बात तो बिल्कुल सच है। तभी पंडित जी ने कहा, शादी संपन्न हुई, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। अब आप दोनों खड़े होकर बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। दीप और अनिका खड़े होकर सभी बड़ों का आशीर्वाद लेने लगे। आशीर्वाद लेकर दीप और अनिका को कुर्सियों पर बिठा दिया गया और अनिका की मां ने कहा, जाओ लड़कियों, जाकर दीप की जूतियां लेकर आओ। रोशनी और रोशनी की सहेलियां इससे पहले कि वहां पहुंचती, दीप और सिद्धार्थ और उनके साथ कुछ और लड़के रूम में पहुंच गए और सिद्धार्थ ने ऋषि को वो जगह बताई जहां रोशनी ने जूते छुपाए थे। जैसे ही सिद्धार्थ ने वहां देखा, पर वहां तो जूते थे ही नहीं, क्योंकि रोशनी ने जूते वहां से हटाकर कहीं और छुपा दिए थे। ऋषि ने वहां जूते ना देखकर शॉक्ड होते हुए सिद्धार्थ से कहा, यहां तो जूते हैं ही नहीं। तुमने ढंग से देखा था रोशनी ने जूते यहीं छुपाए थे? सिद्धार्थ ने कहा, हाँ, मैंने बिल्कुल ढंग से देखा था। रोशनी ने जूते यहीं छुपाए थे। ऋषि ने कहा, तो यहां से जूते गए कहां? तभी पीछे से रोशनी ने अपने हाथ से जूते दिखाते हुए कहा, जूते यहां गए। सिद्धार्थ, ऋषि और उनके सभी दोस्तों ने जब पीछे मुड़कर देखा तो रोशनी और रोशनी की सहेलियां हाथ बांधते हुए और हंसते हुए खड़ी थी। तभी सिद्धार्थ ने कहा, रोशनी, तुमने जूते तो यहां छुपाए थे ना? तभी रोशनी ने एटीट्यूड से कहा, छुपाए तो वहीं थे, पर जब मुझे पता चला कि ऋषि ने तुम्हें हमारी जासूसी करने के लिए भेजा है, तो मैंने जूते की जगह बदल दी। क्यों ऋषि, तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे आसानी से पागल बना दोगे? अभी तुम रोशनी को जानते नहीं हो। सिद्धार्थ और ऋषि अचंभित चेहरा बनाकर रोशनी को देख रहे थे। तभी सिद्धार्थ ने कहा, अरे ये तो चीटिंग है। रोशनी ने कहा, अरे इसमें क्या चीटिंग है? तुम जो मेरी जासूसी कर रहे थे वो सही था क्या? तभी ऋषि ने कहा, जूते तो मैं तुमसे लेकर रहूंगा, चुपचाप जूते देती हो कि छीन लूं? रोशनी ने हंसते हुए कहा, जूते चाहिए, आ जाओ ले लो। ऐसा कहते हुए रोशनी वहां से भाग गई। ऋषि भी रोशनी को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागा। रोशनी भागते भागते ऋषि से बोली, कुछ भी कर लो, ये जूते तुम्हारे हाथ नहीं आएंगे, हार मान जाओ, वही तुम्हारे लिए अच्छा है, समझे? ऋषि भी रोशनी के पीछे भागते भागते बोला, ऋषि सिंघानिया ने कभी हारना सीखा ही नहीं है। रोशनी ने कहा, अच्छा तो पकड़ कर दिखाओ और लेकर दिखाओ जूते मुझसे। रोशनी और ऋषि भागते भागते एक रूम में चले जाते हैं। रूम में इधर उधर भागते हुए ऋषि ने रोशनी को घेर लिया और उससे बोला, देखो जूते दे दो वरना। रोशनी ने जूते इधर उधर करते हुए कहा, वरना क्या? ले सको तो ले लो जूते। ऋषि ने रोशनी की ओर भागकर रोशनी की कलाई पकड़ ली और रोशनी को अपने करीब खींच लिया और वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। रोशनी अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश करते हुए ऋषि से बोली, छोड़ो मेरा हाथ। ऋषि ने रोशनी से कहा, नहीं छोड़ूंगा, पहले जूते दो। रोशनी ने ऋषि की आंखों में देखते हुए कहा, जूते तो नहीं मिलेंगे, जो करना है कर लो। ऋषि ने रोशनी को पकड़कर दीवार से सटा दिया। रोशनी के एक तरफ से हाथ रखकर और दूसरी तरफ से रोशनी की कलाई पकड़कर दीवार से सटा दी और उसकी आंखों में देखकर बोला, अब बताओ जूते दोगी या नहीं? रोशनी ने कहा, नहीं दूंगी। कुछ देर दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। ऋषि रोशनी के और करीब आकर उसके होठों को देखने लगा। इस वक्त रोशनी की धड़कन जोर जोर से धड़कने लगी। ऋषि रोशनी के और करीब आ पाता उससे पहले ही सिद्धार्थ वहां आ गया। रोशनी और ऋषि को ऐसे देखकर सिद्धार्थ दूसरी तरफ मुड़ गया और बोला, ओ सॉरी सॉरी, लगता है मैं गलत टाइम पर आ गया। सिद्धार्थ की आवाज सुनकर ऋषि और रोशनी तुरंत दूर हो गए। इस वक्त रोशनी का चेहरा बिल्कुल लाल पड़ चुका था। रोशनी की निगाहें नीचे झुकी थी। ऋषि भी शर्म से इधर उधर दिखने लगा। उस वक्त न ही ऋषि कुछ बोल पा रहा था और न ही रोशनी।
रोशनी वहां से जूते लेकर चली गई और ऋषि ने उसे चुपचाप जाने दिया। सिद्धार्थ ने ऋषि से कहा, अरे, रोशनी जूते ले गई। ऋषि ने सिद्धार्थ को रोकते हुए कहा, रुको, जाने दो उसे। नीचे जूतों का वेट हो रहा था। अनिका की मां ने बाकी लड़कियों से कहा, रोशनी कहाँ रह गई? अभी तक आई नहीं। तभी वहां रोशनी जूते लेकर आ गई और कहा, जूते आ चुके हैं। जीजू, अब बताए कि कितना नेक देंगे अपनी सालियों को। दीप ने कहा, आप बताए, आप कितना नेक लेंगी? रोशनी ने कहा, 51,000। बस 51,000? हमने तो सोचा था आप इससे भी ज्यादा मांगेंगी। खैर, हमें क्या, हमारा तो उसमें फायदा ही है। अभी देते हैं। ये लीजिए, ये है 51 और ये रहा 1000 का नोट। हुए ना 51,000? दीप ने मजाक करते हुए कहा। रोशनी ने कहा, अरे, ये क्या बात हुई? ये तो चीटिंग हुई। ये सब नहीं चलेगा। हमें पूरे 51,000 दीजिए वरना हम जूते नहीं देंगे। दीप ने कहा, अरे, 51,000 ही तो दिए हैं। इसमें क्या चीटिंग हुई? चलिए, ये लीजिए और मेरे जूते दीजिए। ऋषि वही पीछे हाथ बांधकर चुपचाप खड़ा होकर देख रहा था। तभी दीप ने उसे देखते ही कहा, अरे, तू क्या वहां खड़ा है? आ मेरी मदद कर। इस वक्त तू रोशनी का होने वाला पति नहीं, मेरा दोस्त है, समझा? दीप की बात सुनकर रोशनी और ऋषि की निगाहें झुक गईं। ऋषि ने कहा, अब मैं क्या बोलूं? जीजा और साली के बीच की बात है, तू ही संभाल। दीप ने कहा, चलिए ठीक है, 51,000 में बात डन करते हैं। सभी सालियों ने मिलकर कहा, बिल्कुल नहीं। 51,000 का मतलब 51,000 बस। दीप ने अपने कानों पर हाथ रखते हुए कहा, अच्छा ठीक है, 51,000 बस। रोशनी ने कहा, ये हुई ना बात। दीजिए फिर। दीप ने रोशनी के हाथ में 51,000 का लिफाफा पकड़ाते हुए कहा, ये लीजिए साली साहिबा, आपका नेक पूरे 51,000। अब खुश? रोशनी ने लिफाफा लेते हुए कहा, खुश। दीप ने कहा, अब आपकी इजाजत हो तो मैं अपने जूते पहन लूं। रोशनी ने दीप को जूते देते हुए कहा, अरे, जरूर पहनिए। अब वक्त था विदाई का। सभी लोग इमोशनल थे। अनिका रो रही थी। अनिका की मां उससे गले मिलते हुए बोली, अनिका बेटा, ससुराल में सबको खुश रखना और सबकी इज्जत करना। रोशनी की आंखों में भी आंसू आए। रोशनी अनिका के गले लगते हुए बोली, ससुराल जाकर अपनी रोशनी को भूल मत जाना। अनिका ने रोते रोते स्माइल करते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं। तुझे भला भूल सकती हूँ क्या? तू भी अपना ख्याल रखना और जल्दी से शादी करके मुंबई आ जा। मैं मुंबई में तेरा इंतजार करूंगी। अनिका बाकी सभी घर वालों से मिली और गाड़ी में बैठ विदा हो गई। अनिका तो चली गई थी लेकिन अभी दीप के घर वाले वहीं थे। दीप की मां रोशनी के पास आकर बोली, बेटा, रिसेप्शन में तुम्हें जरूर आना है। तुम आओगी ना तो अनिका को भी बहुत अच्छा लगेगा। रोशनी ने दीप की मां से कहा, मैं पूरी कोशिश करूंगी आंटी कि मैं आ सकूं। रिसेप्शन मुंबई में था क्योंकि दीप और दीप की फैमिली मुंबई में रहती थी। फिलहाल तो अनिका विदा होकर उस हवेली में गई थी जहां दीप की फैमिली ठहरी थी। अगली सुबह वो मुंबई के लिए निकलने वाले थे। अब दीप की पूरी फैमिली हवेली पर जा चुकी थी। अनिका की फैमिली भी कुछ ही देर में होटल से निकलने वाली थी। रोशनी ने अपनी मां से कहा, मां, अनिका दीदी की बहुत याद आएगी। रोशनी की मां ने कहा, तू चिंता क्यों करती है? तू भी तो शादी करके वही जाने वाली है। क्योंकि दीप भी वही रहता है और ऋषि भी। तुझे तो खुश होना चाहिए कि तू अपनी अनिका दीदी के साथ मुंबई में रहेगी। रोशनी ने कहा, हाँ, पर एक घर में तो नहीं रहेंगे ना हम। काश दीप जीजू का घर और ऋषि का घर बिल्कुल पास में हो। रोशनी की मां ने कहा, अरे तू तो चिंता क्यों करती है? ऋषि तुझे अपनी बड़ी सी गाड़ी में बिठाकर अनिका के घर ले जाया करेगा। चल, अब घर चल। तुझे नींद भी आ रही होगी। अनिका के सभी घर वाले अब घर पहुंच चुके थे। घर पहुंचकर रोशनी पूरे घर को देखते हुए बोली, कितना सूना सूना लग रहा है ना अनिका दीदी के बिना ये घर। अनिका दीदी बगल में तो है। मैं दीदी से मिलाऊं क्या जाके? रोशनी की मां ने कहा, नहीं, वो अभी अभी तो गए हैं। अभी तुझे 1 घंटा भी नहीं हुआ अनिका को विदा किए हुए। हम सब अनिका से कल मिलेंगे जब अनिका मुंबई जाएगी। अब जाओ और जाकर सो जाओ। कल सुबह जल्दी भी उठना है अनिका की विदाई के लिए। सभी लोग जाकर सो गए। वहीं अनिका की अभी कुछ रस्में चल रही थी। रस्में पूरी होने के बाद दीप की मां ने अनिका से कहा, बेटा, अब जाओ और जाकर कमरे में आराम कर लो। कल हम सबको मुंबई के लिए भी निकलना है। तुम्हारी बाकी की रस्में अब वहीं होगी। हमने तुम्हारा सामान रूम में रखवा दिया है। जाकर चेंज भी कर लो। दीप, अनिका को लेकर अपने रूम में चले जाओ और तुम भी थोड़ा आराम कर लो। सिद्धार्थ ने दीप को छेड़ते हुए कहा, आराम ही करना। सिद्धार्थ की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगे और अनिका शर्मा गई।
दीप की मां ने हंसते हुए कहा, जाओ बेटा, आराम करो। अनिका और दीप अपने रूम में चले गए। रूम में जाकर दीप ने रूम का दरवाजा लगा लिया और अनिका के पास जाकर उसे गले लगाते हुए बोला, फाइनली हम दोनों एक हो गए। मुझे तो सच में अभी तक यकीन नहीं हो रहा है, तुम अब मेरी हो गई हो। अनिका ने दीप से कहा, मुझे भी बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा कि अब मैं तुम्हारी वाइफ बन गई हूँ। पता है इस दिन का मैं कब से इंतजार कर रही थी। आज वो दिन भी आ गया। दीप ने अनिका से कहा, अब तुम आराम कर लो, कल सुबह हमें निकलना भी है। अनिका ने कहा, पहले मुझे चेंज भी तो करना है। मैं अपने सूटकेस से कपड़े निकाल लेती हूँ, तुम भी चेंज कर लो। जब तक मैं अपने कपड़े सूटकेस से निकालती हूँ तुम चेंज कराओ। दीप ने अनिका को कमर से पकड़कर अपने पास खींचते हुए कहा, तुम अपने कपड़े भी निकाल लो, फिर दोनों साथ में चलते हैं चेंज करने। अनिका ने दीप से दूर होते हुए शर्माते हुए कहा, चुप करो बेशर्म कहीं के, जाओ अब चेंज करके आओ। दीप ने हंसते हुए कहा, जो हुकुम रानी साहिबा। ऐसा कहकर दीप बाथरूम में कपड़े चेंज करने के लिए चला गया। अनिका अपने सूटकेस से अपने कपड़े निकालने लगी। तभी दीप भी अपने कपड़े चेंज करके बाहर आ गया। इस वक्त उसने व्हाइट कलर की टी शर्ट और ग्रे कलर का लोअर पहना हुआ था। अनिका ने अपने कपड़े लिए और बाथरूम की तरफ चेंज करने जाने लगी। तभी दीप ने उसका हाथ पकड़कर अपने करीब खींच लिया और अनिका से रोमांटिक होते हुए बोला, बाथरूम में जाने की क्या जरूरत है, यहीं चेंज कर लो ना, तुम्हारा पति ही तो बैठा है, पति से क्या शर्माना। अनिका ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, छोड़ो मुझे, तुम भी ना हर बात पर रोमांटिक हो जाते हो, छोड़ो मुझे, जाने दो। अनिका अपना हाथ छुड़ाकर बाथरूम के अंदर चली गई। दीप हंसने लगा। दीप सोफे पर बैठकर अनिका का वेट करने लगा। अनिका जब बाथरूम से बाहर आई तो उस वक्त अनिका ने रेड कलर का साटन का नाइट सूट पहन रखा था और बाल खुले कर रखे थे, जिसमें अनिका बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। दीप ने जब अनिका को देखा तो कुछ समय के लिए तो अनिका से उसकी नजरें हटी ही नहीं। अनिका जब शीशे की तरफ मुड़कर अपने आप को देखने लगी तो दीप ने पीछे से अनिका को पकड़ लिया और अनिका की तारीफ करते हुए कहने लगा, भगवान ने तुम्हें कितना खूबसूरत बनाया है। अनिका ने सीधे होते हुए दीप के गले में अपने हाथ डालते हुए कहा, अच्छा, भगवान ने आपको भी तो इतना हैंडसम बनाया है। अरे हम आपके आगे क्या ही लगते हैं, आपकी खूबसूरती का तो कोई जवाब ही नहीं। दीप ने और रोमांटिक होते हुए अनिका ने कहा, अब आपको सोना नहीं है क्या। अपने हाथों से अनिका के बाल कान के पीछे करते हुए कहा, सोने का दिल ही नहीं कर रहा, बस दिल तो कर रहा है कि आपको अपनी बाहों में लेकर बस आपसे बातें ही करता रहूं। जब हम अपने घर चले जाएंगे ना, तब तो हमें आपको आराम करने ही नहीं देना, जितना भी आराम करना है ना आज कर लीजिए, उसके बाद तो। अनिका ने शर्माते हुए अपने चेहरे पर दोनों हाथ रखकर अपना सिर दीप के चेस्ट पर रख दिया। दीप ने अनिका को कसकर गले लगाते हुए कहा, आपकी इसी अदा पर तो हम फिदा हैं। अनिका ने प्यार से दीप के बाजू पर थप्पड़ मारते हुए कहा, आप भी ना, चलिए आराम कर लीजिए, सुबह निकलना भी है। दीप ने कहा, अच्छा चलो। अनिका और दीप सोने के लिए बेड पर चले गए। अनिका ने दीप की बाजू पर अपना सर रखकर और दीप को पकड़कर सो गई। अगले दिन सुबह, रोशनी उठ जा, तेरी अनिका दीदी चली जाएगी, रोशनी की मां ने रोशनी को जागते हुए कहा। रोशनी ने घबराते हुए आंखें खोली और अपनी मां से बोली, क्या अनिका दी चली तो नहीं गई ना। माँ, आपने मुझे जगाया क्यों नहीं माँ। रोशनी की माँ ने कहा, अरे अभी नहीं गई वो, जल्दी से तैयार हो जा, हम सभी को अनिका की विदाई के लिए भी जाना है, तैयार होकर जल्दी से नीचे आ जा। रोशनी भागते हुए सीधा बाथरूम में गई और तैयार होकर सीधा नीचे हॉल में आ गई और आकर अपनी माँ से बोली, चलो माँ, मैं तैयार हूँ, अनिका दीदी के पास चलते हैं। रोशनी की माँ ने कहा, अरे सब्र कर, सभी लोग साथ में चलेंगे, बाकी लोग अभी तैयार हो रहे हैं और अभी वो भी तैयार हो रहे होंगे, तब तक तू नाश्ता कर ले। रोशनी ने कहा, नहीं मेरा मन नहीं है। माँ, कब चलेगे, मुझे अनिका दीदी को शादी के बाद देखना है कि वो कैसी लग रही होंगी, जरूर बहुत प्यारी लग रही होंगी, है ना माँ। रोशनी की माँ ने कहा, बिल्कुल, अनिका तो है ही बहुत प्यारी। और सुन मेरी बात, शाम को हमें भी हरिद्वार के लिए निकलना है, अपना सारा सामान पैक कर लेना। रोशनी ने उदास होते हुए कहा, तो क्या हम अनिका दीदी के रिसेप्शन पर नहीं जाएंगे। रोशनी की मां ने रोशनी से कहा, रिसेप्शन अभी 2 दिन बाद है, हम वहीं से रिसेप्शन अटेंड कर लेंगे। ठीक है, सच में, थैंक यू माँ। रोशनी ने अपनी माँ को खुशी से गले लगाकर कहा। रोशनी की माँ ने कहा, अब जाओ, जाकर नाश्ता कर लो, सब साथ में निकलते हैं। तभी वहां अनिका की माँ भी आ गई और रोशनी से बोली, उठ गई तू रोशनी, जाकर एक बार सभी को देखना सब तैयार हैं कि नहीं।
अनिका की विदाई के लिए भी जाना है। उनके वहां से फोन भी आ रहा है। वो लोग भी बस निकलने ही वाले हैं। रोशनी ने कहा, हाँ आंटी, मैं जाकर अभी देखती हूँ और सभी को तैयार करके हॉल में इकट्ठा करती हूँ। ऐसा कहकर रोशनी वहां से चली गई। अनिका की मां ने रोशनी की मां से कहा, भाभी जी, एक बार आप देख लीजिए ना, कोई कमी तो नहीं है ना, कोई सामान रह तो नहीं गया। मैंने तो ठीक से सब तैयारी की है, बस अब कोई चीज की कमी ना रह जाए। रोशनी की मां ने अनिका की मां से कहा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं अभी सब कुछ देख लेती हूँ और आप बिल्कुल टेंशन मत लो, सब आ गया है। आपकी संतुष्टि के लिए मैं एक बार फिर चेक कर लेती हूँ। वैसे आपने नाश्ता किया? अनिका की मां ने कहा, मेरे गले से तो निवाला ही नहीं उतर रहा। आज मेरी बेटी विदा हो जाएगी, सोच सोच कर ही मेरा दिल बैठा जा रहा है। रोशनी की मां ने अनिका की मां के कंधे पर हाथ रखते हुए और उन्हें समझाते हुए कहा, भाभी जी, वो अपने घर ही तो जा रही है, देखना वो बहुत खुश रहेगी। आइए चलिए, आप नाश्ता कीजिए। वहीं दीप के घर के सभी लोग मुंबई निकलने की तैयारी कर रहे थे। तभी दीप की मां ने सोफे पर बैठे सिद्धार्थ और ऋषि से कहा, बेटा जाओ, गाड़ी में जल्दी सामान रखवाओ और हाँ, एक बार सब चेक कर लेना, कोई सामान रह ना जाए। सिद्धार्थ ने कहा, हाँ आंटी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं सब सामान देख लूंगा। चलो ऋषि, गाड़ी में सामान रखवाते हैं। ऋषि और सिद्धार्थ गाड़ी में सामान रखवा रहे थे। ऋषि ने ब्लैक कलर की शर्ट, ब्राउन कलर की पैंट पहनी हुई थी और आंखों में ब्लैक गॉगल्स लगाए हुए थे। ऋषि नौकरों से सामान रखवा रहा था, तभी वहां अनिका की फैमिली भी आ जाती है, जिन्हें देखकर सिद्धार्थ और ऋषि ने अनिका की दादी और रोशनी की दादी और बाकी सभी बड़ों के पैर छुए। रोशनी की दादी ने ऋषि के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए कहा, खुश रहो बेटा, सब तैयारी हो गई जाने की। ऋषि ने रोशनी की दादी से कहा, जी दादी, सारी तैयारी हो गई है, बस थोड़ी देर में निकलने वाले हैं, आप सब अंदर आइए, सब आपका ही इंतजार कर रहे थे। सभी लोग अंदर चले गए। ऋषि की दादी ने अनिका के घर वालों को आते हुए देखकर कहा, आइए आइए, हम सब आप ही का इंतजार कर रहे थे। दादी ने सभी लोगों को आवाज देते हुए कहा, अरे जल्दी आओ, अनिका के घर वाले आ गए हैं। सभी लोग बाहर आए। ऋषि की दादी ने रोशनी के पास जाकर रोशनी को प्यार करते हुए कहा, कैसी हो बेटा, अब जल्दी से तुम भी शादी करके मुंबई आ जाओ, हम सब तुम्हारा इंतजार करेंगे। बस अब अनिका और दीप की शादी हो गई, हम अब कुछ ही दिनों में तुम दोनों की शादी की डेट भी निकलवा देंगे। क्यों इमली? रोशनी की दादी ने कहा, बिल्कुल सही कहा तूने। ऋषि की दादी ने कहा, आइए आप सब बैठिए। अनिका के घर वालों के लिए नाश्ता लाया गया। सभी लोग बैठकर नाश्ता कर रहे थे। तभी रोशनी ने दीप की मां से कहा, आंटी, अनिका दीदी कब आएंगी? दीप की मां ने कहा, बस बेटा आती ही होगी, तुम जाओ ना, अनिका के रूम में ही चली जाओ, अनिका वहीं पर तैयार हो रही है। रोशनी अनिका के रूम में जाने लगी, तभी सामने से दीप आ गया और रोशनी को देखकर बोला, और साली साहिबा, कैसी हैं आप? रोशनी ने कहा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताए, मेरी दी ने आपको ज्यादा परेशान तो नहीं किया? दीप ने मजाक करते हुए कहा, अरे कहाँ, आपकी दी तो वैसे भी बहुत भोली है, वो कहाँ मुझे परेशान करेगी। वैसे आप इतनी जल्दबाजी में भागती हुई जा किधर रही है? रोशनी ने कहा, अनिका दीदी के रूम में। हो तो जल्दी जाओ, अनिका तुम्हें देखकर बहुत खुश हो जाएगी। दीप ने रोशनी से कहा। ओके कहकर रोशनी अनिका के रूम की ओर चली गई। रूम में जाकर रोशनी ने गेट नॉक किया। अंदर से अनिका ने कहा, आ जाए। जैसे ही रोशनी अंदर आई, अनिका उसे देखकर बहुत खुश हो गई और खुश होकर बोली, रोशनी तू? रोशनी अनिका के गले लगते हुए बोली, हाँ दी, मैं कब से आपका नीचे वेट कर रही थी, तो आंटी जी ने कहा कि मैं आपके रूम में ही चली जाऊं, तो मैं आ गई। अनिका ने रोशनी को बिठाते हुए कहा, बहुत अच्छा किया, मैं भी तुझे कब से मिस कर रही थी, मैं सोच रही थी कि तुम सब कब आओगे। आज जा, बैठ जा। रोशनी ने कहा, दी, शादी के बाद तो आप और भी ज्यादा सुंदर लग रही हैं। थैंक यू रोशनी, अनिका ने शर्माते हुए कहा। रोशनी ने अनिका को छेड़ते हुए कहा, वैसे एक बात बताए, कल रात सोई की नहीं? चुप कर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो तू सोच रही है। हमें आज निकलना भी था, इसलिए हम सो गए थे, बहुत थके भी हुए थे। तू ये सब छोड़, बता, सब नीचे आ गए ना? रोशनी ने कहा, हाँ दी, सब आ गए और सभी लोग आपका कब से वेट कर रहे हैं। चलिए अब, अनिका ने कहा, हाँ चल, मैं बस रेडी हूँ। अनिका और रोशनी नीचे के लिए निकल गए। अनिका को देखकर अनिका के घर वाले खुश हो गए और अनिका की मां अनिका के पास आकर उसके गले लगाते हुए बोली, कैसी हो बेटा?
बहुत प्यारी लग रही हो। अनिका ने अपनी माँ से कहा, मैं बहुत अच्छी हूँ। आप कैसी हैं माँ? मैं भी अच्छी हूँ। आ जा, सबके साथ बैठ जा। अनिका की माँ ने अनिका से कहा। अनिका के घरवाले और दीप के घरवाले सभी लोग हॉल में बैठे हुए थे और हंसी मजाक चल रहा था। सिद्धार्थ ने मजाक करते हुए कहा, दीप का तो रूम से बाहर आने का मन ही नहीं था। वो तो मैं इसे जबरदस्ती बुलाकर लाया हूँ। दीप ने सिद्धार्थ से कहा, अच्छा तू कब लेने आया मुझे? मैं खुद ही आया हूँ। सिद्धार्थ ने दीप से कहा, क्यों, भाभी ने एक ही दिन में तुझे इतना परेशान कर दिया कि तू खुद ब खुद रूम से निकल आया? सभी लोग हंसने लगे। रोशनी ने कहा, वैसे इस मस्ती को ना मैं बहुत मिस करूंगी। न जाने हम कब फिर से सब ऐसे ही बैठकर मस्ती कर सकेंगे। तभी दीप ने कहा, तुम्हारे और ऋषि की शादी पर हम सब फिर मिलेंगे और ऐसे ही मस्ती करेंगे। क्यों ऋषि? ऋषि और रोशनी एक दूसरे को देखने लगे। रोशनी ने अपनी आंखें नीचे झुका ली। दीप ने ऋषि की दादी से कहा, दादी, अब इन दोनों की शादी की डेट निकलवाने में ज्यादा देरी मत करना। और शादी की डेट भी जल्दी की रखना। ऐसा मुझे ऋषि कह रहा था। दीप ने मजाक करते हुए कहा। ऋषि ने दीप की तरफ देखते हुए कहा, अरे मैंने ये कब कहा तुझसे? दादी ये झूठ बोल रहा है। सभी हंसने लगे और ऋषि की दादी ने कहा, मैं तो यहां से जाते ही पंडित जी से बात कर लूंगी और इन दोनों की शादी का मुहूर्त निकलवा लूंगी। क्यों इमली, सही कहा ना मैंने? इमली दादी ने कहा, हम तो आज ही हरिद्वार के लिए निकल जाएंगे। तू कहे तो मैं कल ही बात कर लूं पंडित जी से। ऋषि की दादी ने कहा, ये तो और भी अच्छा है। हरिद्वार के पंडित तो बहुत ही अच्छे होते हैं। तू ही पंडित से बात करके मुझे बता देना। तभी ऋषि की मां ने कहा, ऋषि और रोशनी, जाने से पहले तुम्हें एक दूसरे से कुछ बात करनी है, तो तुम कर सकते हो। रोशनी ने कहा, नहीं आंटी, हमें कुछ बात नहीं करनी। तभी ऋषि ने खड़े होकर कहा, मुझे करनी है, मुझे रोशनी से कुछ बात करनी है। मैं कर सकता हूँ। रोशनी ने थोड़े शौकन चेहरे से ऋषि को देखा और मन में सोचने लगी कि आखिर ऋषि को उससे क्या बात करनी होगी। तभी रोशनी के बाबा ने कहा, हाँ बेटा, जरूर, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। तुम रोशनी से बात कर सकते हो। तभी ऋषि के डैड ने ऋषि से कहा, ऋषि, अब तुम्हें रोशनी से क्या बात करनी है? सब बातें तो पहले हो ही चुकी हैं। रोशनी के बाबा ने ऋषि के डैड से कहा, कोई बात नहीं भाई साहब, अगर ऋषि रोशनी से कुछ बात करना चाहता है तो करने दीजिए। आखिर आगे चलकर इन दोनों को ही तो एक दूसरे के साथ रहना है। जो भी सवाल है वो अभी ही क्लियर हो जाए तो अच्छा है। ऋषि की मां ने कहा, जाओ ऋषि, रोशनी को अपने साथ टेरेस पर ले जाओ और तुम दोनों वहीं बात कर लो।